बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज्जियो सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये बात है तकरीबन 20 साल कबल पुरानी श्रीलंका से बामी सीरीज़ के मैच में श्रीलंका के सामने पहली इनिंग्स में पाकिस्तान टीम रेत की दीवार साबित हुई। कप्तान सईद अनवर, आमिर सोहेल, इंज़मामुल हक और मोहम्मद यूसुफ जैसे तजुर्बेकार बैट्समैन भी पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में श्रीलंका के तजुर्बेकार बॉलिंग अटैक के सामने बेबस नजर आए। दूसरी इनिंग्स में भी कहानी मुख्तलिफ नहीं थी। पहली इनिंग्स के बड़े खसारे के बाद भी विकेटें गिरने का सिलसिला जारी था और इस मौके पर एक दुबले पतले से लड़के ने मैदान में अपनी डेब्यू टेस्ट की दूसरी इनिंग्स के लिए मैदान में कदम रखा और वसीम अकरम के साथ 9वीं विकेट पर 145 रन बनाकर पाकिस्तान को 390 रन के बड़े मजमूए तक पहुँचाया। टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी बनाकर पाकिस्तान के 7वें बैट्समैन होने का एजाज़ पाने वाले इस दुबले पतले लड़के को दुनिया आज यूनुस खान के नाम से जानती है। इस वक्त किसी के जहन वहमो गुमान में भी ना था कि यूनुस खान पाकिस्तान क्रिकेट में दरख्शां सितारा बनकर उभरेगा। यूनुस खान को कप्तानी मिली तो पाकिस्तान को T20 में वर्ल्ड चैंपियन बनवा दिया। फिर अपने दो टोक और साफ गोई के बायस यूनुस खान को मुश्किल सूरत हाल का सामना भी रहा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे और टेस्ट क्रिकेट में एक के बाद एक रिकॉर्ड को अपने कदमों तले रोंद डाला और आगे बढ़ते रहे। अब वो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के सबसे कामयाब बैट्समैन का एजाज़ अपने सीने पर सजाए और घूमते हैं। क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार की 3 साल क्रिकेट मैदानों से दूर रहने के बाद अब यूनुस खान ने दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान के बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां निभाई। आज हम अपने इस प्रोग्राम में अपने मेहमान यूनुस खान से पूछेंगे कि बैट पकड़कर खेलना और अपने टीममेट समेत नौजवान खिलाड़ियों में अपना तजुर्बा मुंतकिल करना उनके लिए कितना आसान और कितना मुश्किल है। तो जनाब खुशामदीद कहेंगे आज अपने इस प्रोग्राम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान को। मैंने कहा कि दुबले पतले से नौजवान ने 20 साल पहले अपना सफ़र शुरू किया, मामला अब भी कुछ ऐसा ही है यूनुस खान साहब, लेकिन ज़माने के कुछ जो उतार चढ़ाव हैं चेहरे पर कुछ उसका जो है असर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जिस वक्त मेरा डेब्यू होता तो मेरे ख्याल से मैं कोई 22-23 साल का था उस वक्त, और आज ऑलमोस्ट 20 साल हो गए मुझे मैदानों में। वो कहते हैं ना कि रोज़ रोज़ की ट्रेनिंग करना और रोज़ रोज़ से कि वो अपने आप को अपग्रेड करना, अपडेट करना, जैसे हमारी आदत रही है, तो एक अच्छी बात है। और मैं अगर इस 20 साल को देखूँ तो बहुत ज़बरदस्त मैं कह सकता हूँ कि बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ सीखा लाइफ को। और जो मैंने एक चीज़ देखी अपनी इस 20 साल के कैरियर में, उसमें एटलीस्ट ये ज़रूर रहा मेरे साथ कि मैंने बहुत अच्छा बुरा टाइम देखा। 2017 में क्रिकेट छोड़ी, फिर एकदम कहीं दिखाई नहीं दिए। इश्तिहारात में हमने ज़रूर आपको देखा और माशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहे, ख्वाहिश भी है ये। लेकिन दूसरी तरफ अचानक दौरा है इंग्लैंड से पहले एक ख़बर आई वसीम खान साहब के साथ आपकी टेलीफोनिक गुफ्तगू और आपने हामी भर ली। ये सब कुछ अचानक कैसा हुआ? और लोग शायद इस बात पर हैरान नहीं है कि आपने अपनी खिदमात जो है वो पेश की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ गए, वो इस बात पर हैरान है कि आपने हामी कैसे भर ली, आप तो तैयार ही नहीं होते थे। रीसेंट पास में आपने देखा कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई, फिर पीसीबी के साथ ना चाहते हुए कि मैं एक दफ़ा कोचिंग कोर्स करने गया तो उसमें प्रॉब्लम हुआ। उससे पहले जब हमें दोबारा इकट्ठा किया वर्ल्ड 11 ने तो उसमें मैं नहीं जा सका। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ज़रूर पीसीबी के साथ, क्योंकि पीसीबी की वजह से मैं पाकिस्तान की वजह से मेरा नाम है, क्रिकेट की वजह से मेरा नाम है, तो मैं अपनी कुछ सर्विसेज किसी उम्मत में दूँ। जो कि अगर हम देखें पास्ट में तो हमने कभी भी ऐसे कोई मेंशन नहीं किया, आप इसकी गवाह हैं, मीडिया इसका गवाह है, कि हमने कभी ये नहीं कहा कि हम पीसीबी के साथ काम नहीं करेंगे। हमने कहा जी हम काम करेंगे, काम कर सकते हैं। आप क्यों गए इंग्लैंड के दौरे पर ये आपने बता दिया, लेकिन अब आगे क्या है? क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके साथ तवील मुद्दती मुआहदा करना चाहता है और आप भी एक बार फिर इस पैराए में, इस कैनवस पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सिखाने के जो अमल से गुजरे हैं आप दौरा इंग्लैंड में, उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। बात कहाँ तक बढ़ी है और अभी कहाँ है? देखें, बिल्कुल बात ये हो सकती है, बात ये हो रही है, और जैसे ही कोई फाइनल्स पहुंचेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये कि बात वही है, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैं कितना काम कर सकता हूँ, मेरे लिए काम करने के लिए कुछ है भी कि नहीं। तो मेरे लिए हमेशा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह जब भी पीसीबी के बोर्ड पे आऊँगा और रेगुलर आऊँगा
तो मेरे पास कुछ करने के लिए होगा, तो ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह बात हो रही है। बिल्कुल आपने टीम के खिलाड़ियों को भी बच्चों की तरह ही रखा जिनके साथ आप खेल रहे थे, और एक वीडियो हमको देखने को मिली यासिर शाह के, आप ड्रेसिंग रूम में बैठकर बाल बना रहे थे और फिर उस पर बड़े कमेंट आए, वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। मेरे ख्याल पहले देख लेते हैं, फिर आपसे पूछते हैं ये क्या कर रहे थे आप, इनके बाल बना रहे थे, आपको अवैस याद आया, हमारा याद है, अम्मार खान याद है, कौन? नहीं बिल्कुल, अगर देखें यासिर शाह और मैं इस वक्त ये बातें कर रहे थे कि मैं इनसे ये बात कर रहा था कि आप लोगों के सबके ना ज़्यादातर बाल जो हैं वो सफ़ेद क्यों हैं। मेरे बाल अल्लाह का करम है कि बिल्कुल इसमें सफ़ेदी नहीं आई हुई है, तो आप लोग के बालों में क्यों सफ़ेदी है? और जब मैं इतना इन्वॉल्व था कि मैं वाकई में वो सारे उनके बाल से चेक करके और फिर मैं उनको बताया कि यार इस तरह स्टाइलिंग किया करें। तो लेकिन मैं देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि यासिर शाह को अगर मैं देखूँ तो एबटाबाद से हम खेलते रहें, और अमीर नवाब लाला के ये सारे उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, जुनैद खान को बहुत प्रमोट किया, यासिर शाह को बहुत प्रमोट किया उन्होंने। तो मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मेरे लाइक मेरे बच्चों की तरह हैं, वे बिल्कुल मेरे अवैस खान की तरह हैं, अमार खान की तरह हैं। और मैंने कोशिश की कि सिर्फ यही नहीं, इवन यहाँ भी हुआ कि कुछ एक दो प्लेयर होते थे जब मैं उनकी ब्रेकफास्ट की टाइमिंग पे भी उनकी टाइमिंग पे मैं आता था। पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन, एक्स कैप्टन और 2009 आईसीसी वर्ल्ड टी20 के फातेह कप्तान यूनुस खान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। यूनुस, अब बैटिंग कोच की हैसियत से आपका पहला दौरा रहा, और जब आप जा रहे थे, जब मेरी आपसे बात हो रही थी, आप बड़े एनर्जेटिक थे। खैर एनर्जेटिक तो अभी भी आप हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस सेशन हुआ उसके बाद आपने कहा कि हो सकता है कि इस टूर पर आपको ये सब कुछ देखने को ना मिले, हो सकता है इस टूर के बाद मैं भी ना हूँ, लेकिन मैं ऐसा इन खिलाड़ियों के साथ काम कर रहा हूँ कि मैं ना भी हूँ, और अगर मैं इनके साथ होता भी हूँ तो जिस अंदाज में हम चलेंगे हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। लेकिन असद शफीक को कितना टाइम चाहिए? यूनुस इतने सीनियर बैट्समैन, 10 साल उनको खेलते हुए हो गए हैं, वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। और पहले मैं देख लेता हूँ ज़रा उनका परफॉर्मेंस दौरा इंग्लैंड और उनकी कारकर्दगी इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं। 3 टेस्ट मैचों में वो 13 की औसत से 67 रन बना सके, 29 उनका बेहतरीन स्कोर रहा। 5 इनिंग में खान साहब 3 मरतबा स्लिप में आउट हुए, 1 मरतबा फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर आउट हुए, 1 मरतबा रन आउट हो गए। आप असद शफीक के बारे में कहते हैं? देखिए याया, असद की कुछ टेक्निकल चीज़ें मैंने निकाली और उसको अब तो हेड कोच को दे दी मैंने कि मेक श्योर कि इस पे काम हो। अगर मैं रहा टीम के साथ तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको इसकी जो टेक्निकल 2-3 चीज़ें हैं वो उसको आइडेंटिफाई किए मैंने, तो उसको जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर पे ना हो। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है, देखें वो जो पर्सन है उसको भी उसकी क्या डिज़ायर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको, असद को जैसे मेरी यही सजेशन होती है और असद को भी मैं बार बार जब मैं बात करता हूँ कि उनकी अपनी डिज़ायर भी होनी चाहिए कि हम जैसे कोचेस तो देखें आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद आपके पास उसके लिए आपको ड्रिल्स करा सकते हैं, प्रैक्टिसेस करा सकते हैं, लेकिन ये उसका आपको कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने एज अ पर्सन, एज अ प्लेयर वो चीज़ें फ़िक्स करनी है कि नहीं करनी। ये इसी तरह के देखिए हमने इसी टूर पे अज़हर के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हुए और हमने उनको आइडेंटिफाई किया और एंड में वो जाके अज़हर ने परफॉर्म किया। अज़हर अली को आपने इस टूर पर किस तरह देखा? बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, लेकिन आखिरी टेस्ट मैच में वो उनकी सेंचुरी, फिर उनके ऊपर इसलिए भी दबाव था कि अच्छे फैसले नहीं कर पा रहे थे। पहला टेस्ट मैच वो हाथ से निकल गया, तो ये उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। लेकिन आपने जिस तरह कहा कि अज़हर के साथ जब हमने बात की, तो क्या ऐसी बात की आपने कि अज़हर 3 हिस्सों तक अपनी इनिंग को लेकर गए और जिस तरह पहले स्ट्रगल कर रहे थे उन्होंने अपनी इनिंग को बहुत अच्छे अंदाज में लेकर चले? मैंने उनको हमेशा एक बात की कि जब आप बैटिंग करने जाएं तो आप एक टॉप के बैट्समैन हैं, आप जाएं और अपनी, अब ये ना सोचें कि मैंने सेक्रीफाइस करना है और मैंने जी हर वक्त फ्रंट 2 के लीडर को फ्रंट पे ही रहना है हमेशा, लेकिन उसके डिसीजन जब वो फील्ड में है तो वो फिर उनको एज ए लीडर बनना है। उनको फिर ये नहीं सोचना कि मैंने पीछे 200 रन किए हुए या मैंने 2-0 किए हुए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने तो उनको यही किया और उनके साथ जब मैंने काम किया तो जो कि हमने नट्स में देखा, हमने उनकी जो चीज़ें आइडेंटिफाई की और उसके बाद हमने उस पर काम किया और सडनली वो परफॉर्मेंस होगी उनकी। फवाद आलम के लिए कितना मुश्किल था खान साहब? आपके करीब एज ए कैप्टन आपने उनको डेब्यू कराया था, 167 की उन्होंने इनिंग्स खेली थी, आपके उस क्लब का पार्ट बने थे। जब आपने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी की, उन्होंने भी सेंचुरी की,
लेकिन ऐसे खिलाड़ी को उठाना कितना मुश्किल था खान साहब। मैं उनकी स्टांस के ऊपर बाद में आऊँगा। असद शफीक, अज़हर अली, ठीक है, वो तो आप कह रहे हैं थोड़ी ट्यूनिंग की ज़रूरत है, उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, लेकिन इस खिलाड़ी को उठाना कितना मुश्किल था आपके लिए, और आपके लिए कितना मुश्किल टास्क था कि यार 10 साल के बाद जब मेरे साथ खेला करता था, अब ये खेल रहा है। उसके जहन में तो बहुत सारी चीज़ें थी ना, अपने फेलियर का भी डर था, मैं कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा, इतनी सारी चीज़ें। उसके लिए आपने किस तरह होमवर्क किया? मैं आप ये कह सकता हूँ कि इतना मुश्किल नहीं था उसको मोटिवेट करना। उसकी वजह ये है कि फ़वाद आलम हमारे सामने ही क्रिकेट खेली, उसके बाद उनको के फैमिली टर्म्स ही रहे हैं, क्लब में ही एक खेलते हैं, और बाद में फ़वाद आलम भी मलिर जिमखाना से खेले, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। हाँ, दो के अगर मैं फ़वाद आलम के पॉइंट ऑफ व्यू से लूँ तो बड़ा मुश्किल होता है कि देखें, अगर फ़वाद आलम अगर यही थोड़ी सी नीचे रैंक की टीम के ख़िलाफ़ खेलते तो ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। अगर पाकिस्तान में खेलते तो कंडीशन भी उनके लिए सूटेबल होती, माहौल वैसे सूटेबल होता। इंग्लैंड जैसे टीमों के सामने जाके, जो कि हम जैसे प्लेयरों ने और बड़े बड़े प्लेयरों ने जो है ना वो स्ट्रगल किया, तो फ़वाद आलम को मेरे ख़्याल से मैं अप्रिशिएट करूँगा। उनकी डे नाइट उनकी जो है वो जो प्रैक्टिसेस मैंने देखी, जो मैंने उनकी फ़िटनेस देखी, और जब उनको मौका मिला तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो बड़ी इनिंग खेली। दो कि जितनी भी उन्होंने अभी 2 मैचों में परफॉर्म किया, हम उससे बड़े मुतमईन रहे, और दो कि हम चाह रहे थे कि फ़वाद आलम जाएँ, दोबारा आएँ और एक अच्छी सी बड़ी सी सेंचुरी हो, और वो जो है वो जो आलमोस्ट वो 7, 8, 9, 10 साल से वो क्रिकेट नहीं खेले, और वो अपनी जो दोबारा एक जो है ना वो लाइमलाइट में है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ, और मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। उसकी वजह ये थी कि मैं अगर फ़वाद आलम की बात करूँ तो पिछले 3-4 साल में मैं फ़वाद आलम के साथ मैं क्लोज़ भी रहा हूँ, ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं मुलाकात भी होती है, फ़ोन भी बात होती रही, और मैं उसको हमेशा ये, जैसे मैंने बरमला पहले भी कहा हुआ है कि मैं हमेशा उनको जब भी मेरी बात होती थी मैं उनसे ये कहता था कि भाई आपको चांस नहीं मिला, आप रेडी रहो, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो। अगर आप बाज़ कुछ प्लेयर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, वो क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो मेरी हमेशा उनको यही सजेशन होती थी कि आप क्रिकेट खेलें और अपनी फ़िटनेस को और इम्प्रूव करें, और जब मौका मिलेगा तो आप उसको अचीव करें और अवेल करें। बड़ा पुराना साथ है यूनुस आपसे, लेकिन आपको तो मैंने जब आप खेल रहे थे, आपके करियर के आखिरी दिन, तो आप काम से काम रखते थे और बस अपनी बैटिंग करके आए, कोना पकड़ के बैठ गए, ज़्यादा किसी से बात करना नहीं। लेकिन सुना है कि आपने मोटिवेट किया, सरफराज मना कर रहे थे, मैं ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर का तीसरा T20 नहीं खेलूंगा, आपने उनको बोला नहीं सरफराज तुम खेलोगे, सरफराज कह रहे थे मैं नहीं खेलूंगा, आपने कहा तुम खेलोगे, हुआ ऐसा? सरफराज अहमद, देखिए ये जो न्यूज़ आ रही है कि सरफराज अहमद मना कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सरफराज अहमद ने कोई ऐसा मना किया कि सीनियर प्लेयर है। ये इसी तरह है कि मैं अगर कोई बात आप मुझसे कहेंगे जी यूनुस खान साहब ये करना है, तो मैं कह यार ऐसा नहीं हो सकता, तो आप ये कहते नहीं इन्होंने तो मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, वरीज़ होती हैं। और मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, मैंने हमेशा बात की कि मैंने सरफराज से ऐसी कोई बात नहीं की, उसमें मेरा कोई एफर्ट हुआ क्या असल में? कुछ भी नहीं था जी। देखिए होता क्या, बाज़-औक़ात जब आखिरी मैच टूर पे होते हैं तो बाज़-औक़ात हमने भी ऐसे किया होगा पास्ट में कि जब आप पूरा मैच नहीं खेले, आप डिज़र्व करते हो, बाद आपकी साइड मैचों में परफॉर्मेंसेस भी हो रही हैं। जिस तरह सरफराज अहमद की अगर हम बैटिंग देखें तो जितने भी साइड मैच खेले उनमें अच्छी कीपिंग की और अच्छी उन्होंने बैटिंग भी की, लेकिन जिस तरह हमारे रेगुलर कीपर खेले मोहम्मद रिजवान, वो अमेजिंग था। मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि 20, 22, 25 साल सरफराज सोचते थे वो परफॉर्म करते थे, तो आने का मौका नहीं दे रहे। देखिए इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। देखिए अगर आपके पास बेंच पे सरफराज अहमद जैसा प्लेयर बैठा हो तो आप मुझे बताएं कितना कंपटीशन कितना हाई है। सुना है कि जोस बटलर ने भी आपसे टिप्स लिया के, ये तो पता ही नहीं चला हमें। ये ना हो कि वो बोलेगा जी मेरी वजह से परफॉर्मेंस कर गए ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं अगर इंग्लैंड की टीम की बात करूं तो उसमें 3-4 ऐसे प्लेयर थे जो कि जब मैं काउंटी खेलता था तो बहुत यंग प्लेयर होते थे, और ये हमारे ड्रेसिंग रूम में आके जैसे मेरी, आपको पता है कि जैसे मेरा रवैया है और जैसे मुझसे हमेशा मैं जहाँ भी जाऊँ मुझसे एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आप आ गए हैं तो प्लीज़ ये 2-3-4 जो जूनियर प्लेयर हैं उनको भी ज़रा देख लीजिएगा। तो मेरे साथ हमेशा यही हुआ। जब मैं गया हूँ तो मुझे जॉस बटलर ने मुझे रिक्वेस्ट की यूनुस भाई वो आपके साथ बैठ के बात करनी है, तो मैंने कहा ठीक कर लेते हैं। तो कह रहे हैं 15 मिनट का आप मेरे साथ सेशन कर लो, क्योंकि टीमें वहीं होती थी, हम नीचे वाले फ्लोर पे होते थे या ऊपर वाले फ्लोर पे होते थे, तो वो ऊपर नीचे होते थे, तो चलते फिरते कभी मिल ही जाते थे। तो उन्होंने मुझे बाहर कहा कि जी यूनुस भाई मुझे आपसे जो है ना आपसे बात करनी है बैटिंग पे, बाकी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। पहला टेस्ट मैच हुआ, पहला टेस्ट मैच में जो उससे पहले खैर मैं थोड़ी बहुत बात की लेकिन मौका नहीं मिल सका। पहला टेस्ट मैच आया तो परफॉर्म किया, मैच के बाद फिर मुझे मिला यूनुस भाई कब बात करेंगे। मैंने कहा भाई मैच जिता के चले गए और कितनी बात करनी है। नहीं कहनी जी मुझे 2-3 चीज़ें सीखनी है आपसे, स्वीप पे काम करना है, ठीक है जी मुझे, और मेरे टेक्निक में ऐसे क्या, और
तो मैंने कहा जी बात करते हैं। इत्तेफाक से 4-5 लड़के खड़े हुए थे हमने, मैंने कहा नहीं अभी लड़के खड़े थे, मैं कहा अभी बाद में बात करते हैं, आप जाए। तो फिर हो गया, फिर करते तीसरा टेस्ट मैच आ गया। तो तीसरा टेस्ट मैच जब ख़त्म हो तो मुझे वो कहा जी यूनुस भाई प्लीज़ अब मैं चला जाऊंगा रात में, तो आप मुझसे बैठ। तो हमने उससे मैंने उससे बात की और उसकी टेक्निक पे बात की, उसके टैक्टिक्स पे बात की, और लेकिन मैं उनको बिल्कुल खामोशी से छुपा के लगा कि कैमरा ना देखे, पता चला जी कि पर अगली फिर कोई वीडियो आ जाए और फिर बोले जी फिर ये बातें कर रहे हैं इनके साथ, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको पता है कि मुश्किल हो जाता है। $1 मिलियन क्वेश्चन, यूनुस खान साहब आप लिखते क्या थे उस डायरी के अंदर? सुना बड़ी स्टेशनरी के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैसे खर्च हो गए और वो जो है अलग से जो है वो कुछ किट बैग आए जिसके अंदर वो जो आप नोट्स लिख रहे थे वो आए। जी हाँ हैं का वो नोटबुक लाए साथ या छोड़? अच्छा पहले तो मैं बता दूं ये स्टेशनरी भी मेरी अपनी थी और ये नोटबुक भी मेरी। अच्छा मज़े की बात बताऊं, ये नोटबुक जो ग्रीन नोटबुक मैंने कब ली थी? जब ये मैं कोचिंग कोर्स के लिए जा रहा था। ये आप घुमा रहे हैं? मैं लिखते क्या थे आप उसके? मैं लिख क्या रहा, मैं लिखता क्या था कि बाज़ औक़ात देखिए आपने प्लेयर के साथ वर्क काम कर लिया, नट्स में काम कर लिया, तो मैं नट्स में भी बाज़ औक़ात कुछ लिख लेता था। जैसे आपको कोई नीड है तो क्यों इंसान है बाज़ औक़ात भूल जाते, तो मैं वो नीड लिख देता था कि जी अज़हर अली को ये चाहिए, हैदर अली को ये चाहिए, ठीक है जी। मैं उनसे ये भी पूछता था कि भाई आपको एक दिन पहले कितनी देर की आपको नट्स चाहिए। अगर आप नहीं बोल पाते तो मैं हेड कोच से मैं बात कर लूँ, क्योंकि मैं इनिशिएटिव लेने वाला पर्सन हूँ कि भाई अब बाज़ कुछ प्लेयर होते हैं वो कहते हैं कि जी आज हमने कुछ नहीं करना, कल के लिए आपने आपको प्रिपेयर करना। जैसे मैं खुद भी ये करता था। तो मैं क्या करता था, मैं कहता था जी यायो हुसैन साहब आप आज को कल आपका इम्पोर्टेंट आपका स्कोर का जो है एपिसोड होना है, आज आपको क्या प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए? आप बोलेगा जी मुझे स्टेशनरी इतनी चाहिए, तो मैं वो लिख लेता था। तो वो मेरे पास पड़ी होती थी। फिर जब वो प्लेयर जब क्रिकेट खेलते हुए, बैटिंग करते हुए टेस्ट मैच में अंडर प्रेशर होते थे, तो उस वक्त उसके हैंड्स कैसे होते थे, वो अंदर की बॉल क्या खेल रहे होते थे, बाहर की बॉल, तो मैं वो चीज़ें नोट कर लेता था। कंधे पे हाथ रखने आपकी बात की तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि हफीज़ भाई कंधे पे हाथ नहीं रखने देते, लेकिन अभी आप मुझे बॉल भी जो गिराने नहीं दी इंग्लैंड के बॉलर्स को, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो खेले। मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, 155 रन, 2 बैक टू बैक जो है उन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वो जो उन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की थी सेकंड T20 में, तो आपने उनको जो है वो बड़े डिफरेंट अंदाज में जो है अप्रिशिएट किया था, ज़रा वो दिखाइए जी। हफीज़ भाई को उनकी अप्रिशिएशन इसलिए होनी चाहिए थी कि जिस तरह हफीज़ भाई ने टूर शुरू किया, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई। अगर आप देखें तो जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कोविड-19 और बहुत सारी चीज़ें, और नहीं जाते जाते जब आए तो जिता कर जी जिता गए। तो मेरे ख्याल से देखें ये मैं मोहम्मद हफीज़ जैसे प्लेयरों में मैं अपने आप देखता हूँ कि जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना चाहते हैं, और अभी उनका ये जेस्चर जो हमारे सामने आया है कि डोमेस्टिक का मुझे कॉन्ट्रैक्ट ना दें, किसी यंग 2-3 लड़कों में शेयर कर दें, तो ये कि हमें इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। अगर मेरे उनको थोड़ा सा वेव करने से या मेरे एक सलूट करने से, तो हम हफीज़ जैसे प्लेयरों को, यूनुस खान जैसे प्लेयरों को जब वो परफॉर्म नहीं करते, कितना ड्रिल करते हैं हम, निकाल दो इसकी जी आई साइड वीक हो गई। अब यार मैंने तो ये भी सुना इसकी आई साइड वीक हो गई है भाई, आपके सामने लोगों ने, और आप मुझे डिफेंड कर रहे थे, ठीक है। तो भाई हम हफीज़ जैसे प्लेयर जब वो परफॉर्म करें तो हम उनके लिए खड़े क्यों नहीं हो सकते, उनको सलाम क्यों नहीं कर सकते? के लिए खड़े होते हैं तो ठीक है जी। जब वो भाई उसने मेरे लिए तो परफॉर्म नहीं किया ना भाई, मेरे घर के लिए परफॉर्म नहीं किया, मेरी टीम के लिए परफॉर्म नहीं किया, मेरे मोहल्ले के लिए नहीं परफॉर्म किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए किया और पूरे नेशन के लिए किया। बहुत शुक्रिया यूनुस खान साहब हमारी दावत पर आए और लोगों ने यूनुस खान के बारे में क्या कहा, यूनुस खान ने किस तरह एंजॉय किया, क्या सिखाया दौरा इंग्लैंड पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इनकी क्या बाउंडिंग है, ये सारी गुफ्तगू आपने यूनुस खान की ज़बानी सुनी। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geonews, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यायो हुसैनी को अपने आज के मेहमान लेजेंडरी बैट्समैन एक्स टेस्ट कैप्टन यूनुस खान के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।